गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो चलिए, आपके 5th चैप्टर जो भी रासायनिक विज्ञान तक 5th 5 चैप्टर थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने को 6th चैप्टर स्टार्ट करना है, जो है आपका लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जो जीव विज्ञान में आता है। ठीक है, तो अपने चैनल को फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, ठीक है, ताकि क्या अपन नेक्स्ट क्लास के साथ आप मेरे साथ बने रहो। तो ठीक है, आपका जो 6th चैप्टर है, आपका जो 6th चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, वो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। कौन सा है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम। तो तैयार हो जाओ। अपने भाइयों बहनों दोस्तों जो भी है सबसे कह दो हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि क्या अपन कंटिन्यू क्लास अपनी चलती रहे। फिर बाद में बोलेंगे समझ में नहीं आया, रिपीट वगैरह करो। अपन एक बार वैसे रिवीजन वगैरह तो करेंगे। तो फटाफट आ जाइए, अपनी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, फटाफट आ जाइए। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव मतलब जीव। जैव का क्या मतलब हुआ? जीव हो गया। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। प्रक्रम मतलब हो गया प्रक्रिया, कि जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। जीवों के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है, पोषण लेना, श्वसन, उत्सर्जन, भोजन ग्रहण करना, ये पचना, जितनी भी प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया है वो जैव प्रक्रम के अंदर आती है। मतलब जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम या जीव प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। फटाफट डेफिनेशन लिखो। अब देखते हैं अपन कि अपने को कौन कौन से जैव प्रक्रम में अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला अपन देखो, पहला अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषण। पोषण मतलब भोजन बनाना, ग्रहण करना, ये सब। फिर अपन पढ़ेंगे श्वसन, फिर अपन पढ़ने वाले हैं वहन, फिर अपन पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो ये अपने को टॉपिक क्लियर करने हैं। तो पहला उठा लो अपन श्वसन। पहला अपन उठा रहे हैं पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब तो होता है भोजन। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण मतलब जो भोजन, अपने आसपास बहुत से जीव है, छोटे बड़े जीवाणु, बैक्टीरिया, हर तरह के जीव होते हैं जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पोषण। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो पोषण की। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण। पोषण होते हैं 2 तरह के। ठीक है, आपको बता दूं, पोषण होते हैं 2 तरह के, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं।
और ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी और पर जीव पर निर्भर रहेंगे, चाहे छोटा बड़ा जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो किसी और जीवों पर डिपेंड रहते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो दूसरे जीवों से उम्मीद करते हैं भोजन की, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्वपोषी और विषमपोषी, इस यूनिट में से एक अंतर वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर देखो, स्वपोषी और विषमपोषी, हेडिंग डाल दो स्वपोषी और विषमपोषी। मेरे साथ साथ नोट करते जाना, स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या करेंगे? स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। लेकिन ये जीव अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब स्वपोषी तो क्या होगा कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, विषमपोषी क्या होगा कि जो अपना भोजन के लिए किसी और जीव पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जल प्लस CO2 का संश्लेषण करके। जो पौधों का आपने देखा होगा, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। एक तो क्या करेंगे? वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेंगे, जमीन से जड़ों द्वारा जल ग्रहण करेंगे, फिर अपना भोजन बनाएंगे। तो किसके द्वारा बनाते हैं? जल और CO2 के द्वारा। CO2 इनको वायुमंडल से मिल जाती है, सूर्य का प्रकाश तो है ही, और जल इनको कहां से मिल जाता है? जमीन से। तो ये स्वपोषी में ज्यादातर कौन आता है? पौधे आते हैं। कौन आते हैं? प्लांट। ठीक है, अब देखो कि स्वपोषी जो भोजन बनाते हैं उनको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? ये तो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, ना तो खुद बनाते हैं, ना इनको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों? ये तो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, तो और ये बेचारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ज्यादातर इनके अंदर पौधे आते हैं, पौधों को देखा होगा। ठीक है, और ये अपना भोजन कब बनाते हैं? दिन के समय। ये अपना भोजन दिन में बनाते हैं। क्यों दिन में बनाते हैं? क्यों? क्योंकि ये दिन और रात कभी भी बना सकते हैं, दिन व रात कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। ये अपना भोजन दिन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि पौधों को सूर्य का प्रकाश किस समय मिलता है? दिन में मिलता है। रात को तो सूर्य का प्रकाश शायद ही मिलेगा, दिन में ही मिलता है, तो इसलिए ये अपना भोजन कब बनाएंगे? दिन के समय बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यहां प्रक्रिया किसमें होती है? स्वपोषी प्रक्रिया किसमें होती है? मैंने अभी बताया, पौधों में। किसमें होती है? पौधों में होती है। ये किसमें होती है? ये होती है कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु आदि, इनके अंदर होती है ये। ठीक है, ये आपका 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है में ये क्वेश्चन कब आ रखा है? ऐसे एक अंतर वाला 100% इस यूनिट में से पूछता है वो क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। स्वपोषी विषमपोषी में अंतर बताओ, कब आ रखा है ये? 2015 में। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना,
प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट हेडिंग डाल, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? जब पौधे, मैंने अभी बताया स्वपोषित जो होते हैं वो पौधे होते हैं ज्यादातर, तो जो पौधे होते हैं वो क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो भोजन स्वयं बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में CO2 और जल की सहायता से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O व CO2 की सहायता से पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है कि जो पौधे होते हैं वो दिन के समय भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो वह प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जल, जमीन द्वारा जल ले लेंगे, वायुमंडल से CO2 मिल जाती है इनको, तो वह प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O की सहायता से होती है, वह क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसकी रासायनिक समीकरण देखना, इसकी रासायनिक समीकरण देखना, CO2 प्लस 12H2O का यूज करते हैं, CO2 प्लस जल की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होती है, भोजन क्या बनता है, क्या बोलते हैं अपन, C6H12O6, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। प्रकाश के संश्लेषण के लिए जो प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सामग्री कौन कौन चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। पहला चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। दूसरा CO2 गैस चाहिए होती है। तीसरा जल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है। चौथा खनिज लवण, कुछ जमीन द्वारा कुछ खनिज लवण चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, इनके बिना नहीं बनता है, बिल्कुल ही नहीं बनता है। ठीक है, तो पौधे जो होते हैं इन सामग्रियों का यूज करते हैं और फिर प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं। तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कैसे करते हैं, प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कैसे करते हैं, क्लोरोफिल द्वारा। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है, ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड प्रोसेस इनमें क्या होती है, सेकेंड प्रोसेस इनमें क्या होती है, जो प्रकाश ऊर्जा इन्होंने ली है उसको किसमें चेंज करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें चेंज करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये इनमें दूसरी प्रोसेस होती है, प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये इनके अंदर क्या होती है, दूसरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तीसरी प्रोसेस क्या होगी, जल के जो अणु होते हैं, जल के अणुओं का विघटन।
H2O के अणुओं का विघटन, तोड़ते हैं जल के अणुओं को, तोड़ते हैं ये, ठीक है, जल के अणु को तोड़ते हैं किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें तोड़ेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, ठीक है। फिर चौथी प्रोसेस इनके अंदर क्या होती है, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। ये प्रोसेस लिख दो कि ये घटना इनके भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण में होती है। पहली क्या होगी, क्लोरोफिल द्वारा ये प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करेंगे, फिर उसको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे। फिर क्या होगा, जल के अणुओं को तोड़ेंगे H2 में और O2 में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका किस में अपचयन हो जाएगा, कार्बन हाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा, ठीक है। ये नोट करो फटाफट। नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दी रंध्र। तो बात करते हैं रंध्र के बारे में कि रंध्र क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका काम क्या है। तो जो रंध्र होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि अपने आसपास के जो पेड़ पत्तियां पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कभी देखना कि उनके ऊपर कभी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, वही होते हैं रंध्र। क्या काम होता है रंध्र का, वो रंध्र क्या काम होता है और कैसे दिखते हैं, अपन थोड़ा देख लेते हैं इनका। रंध्र क्या करते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जब भोजन पौधे भोजन बनाते हैं, श्वास लेते हैं, उस टाइम जो गैसों की आवश्यकता पड़ती है, उस टाइम वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो रंध्र के बारे में लिखना कि ये पहली चीज आपको सबको नॉलेज होगा इतना कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। बिल्कुल वो जो छोटे छोटे पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वही रंध्र होते हैं। वो छोटे छोटे छिद्र इसीलिए होते हैं ताकि गैसों का आदान प्रदान इजीली हो सके, ठीक है। तो रंध्र कैसे दिखते हैं, देखना रंध्र कैसे दिखते हैं। रात के समय ये रंध्र क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। दिन के समय ये रंध्र खुले रहते हैं। तो ये रंध्र कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। ये हो गई पत्तियां, ये हो गई पत्तियां। ये ना पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गए रंध्र। ये खुला रंध्र है, मतलब कि जो दिन के समय होते हैं वो रंध्र खुले रहते हैं। क्यों, क्योंकि दिन के समय गैसों के आदान प्रदान की जरूरत पड़ती है, लेकिन रात के समय ये रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना। तो ये तो हो गए इनके अंदर छिद्र। और ये क्या कहलाते हैं, हरित लवक। क्या कहलाते हैं, हरित लवक प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। फटाफट डायग्राम बनाओ, फिर थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। और ये जो हो गई वो हो गई द्वार कोशिकाएं, ये हो गई द्वार कोशिकाएं। फटाफट डायग्राम बनाओ। अब देखना थोड़ा रंध्र के बारे में देखते हैं कि जो रंध्र होते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते जाना, मेरे साथ साथ नोट करते जाना। जो रंध्र होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे, पेड़ पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में प्रेजेंट होते हैं। छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं,
रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। दिन के समय रंध्र क्या होते हैं? खुले होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। रात के समय रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन लिख दो इसकी। फिर अब देखो रंध्रों का काम क्या होता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कई बार पूछ भी ले और ये क्वेश्चन आता भी रहता है। तो रंध्रों का कार्य क्या होता है? तो पहला रंध्रों का कार्य देखना, ये क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। क्या होता है? आदान प्रदान करना। और दूसरा इनका काम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को बूंदों के रूप में अवशोषित करना। जल, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जल को क्या करता है? ये अवशोषित करते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या करते हैं? बूंदों के रूप में जल को अवशोषित करते हैं। फटाफट ये लाइनें नोट करो, याद रखनी है। 2 ही काम है इसके, गैसों का आदान प्रदान करना और दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? जल की बूंदों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना विषमपोषी पोषण या विषमपोषी, विषमपोषी। नेक्स्ट हेडिंग डालना विषमपोषी। चौपोषी के बारे में अपन ने देखा। विषमपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहते हैं कि हाँ किसी और जीव से भोजन प्राप्त कर लेंगे, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, वो क्या होता है? विषमपोषी। कौन 3 तरह के होते हैं विषमपोषी? कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। प्राणीसम, दूसरे होते हैं मृतजीवी और तीसरे होते हैं परजीवी। तीसरा होता है परजीवी। पहला हो गया प्राणीसम, दूसरा हो गया मृतजीवी, तीसरा हो गया परजीवी। तो प्राणीसम में क्या होता है? प्राणीसम के अंदर क्या होता है कि जो ये क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करने के बाद इनके अंदर पाचन की क्रिया होती है। भोजन को ग्रहण करने के बाद पाचन की क्रिया होती है। करने के बाद पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी मतलब कि ये तो मरे हुए जीवों से, सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब ये नहीं देखते कि जीव जीवित है या मृत है, मरे गड़े सले गड़े जीवों से भी अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ये सड़े व गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उनसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और परजीवी क्या होते हैं? जो अन्य जीवों के शरीर के ऊपर या बाहर, परजीवी जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि शरीर के अंदर से या बाहर से कहीं भी ये पाए जा सकते हैं और वहां से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, शरीर के अंदर या बाहर कहीं से भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कहीं से भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, परजीवी क्या हो गया? जो शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जा सकते हैं, कहीं से भी अपना भोजन क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना अमीबा। अमीबा नाम सुना होगा सबने, अमीबा। क्या होता है अमीबा? अमीबा है क्या? एक जीव है। क्या होता है अमीबा? एक जीव है जिसको क्या कर सकते हैं? अपन आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट हेडिंग डालना अमीबा। क्या? अमीबा जो होता है
अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय प्राणी है। एक ही कोशिका से बना होता है अमीबा। इसको अपन आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो एक कोशिकीय होता है। यह क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसको आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं। प्लस एक ही कोशिका से बने होते हैं, इनके अंदर एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है। जो इनका आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनका जो आकार रहता है वो अनिश्चित रहता है। इनका आकार अनिश्चित रहता है। कैसे रहता है देखना। मान लो ये अमीबा है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये अपने शरीर को कैसे भी ढाल सकता है, अपने शरीर को कैसे भी तोड़ मोड़ सकता है, अपने शरीर को कैसे भी घुमा सकता है। इसका जो फिक्स एक आकार नहीं होता कि भाई ये इसी शेप में रहेगा। ये अपना शरीर इधर भी कर सकता है, टर्न भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, लंबा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, ऐसे। तो इसका जो आकार रहता है बॉडी का, उसको वो फिक्स नहीं रहता, अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह पानी वाले इलाके में पाया जाता है। नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है। तो ये ऐसी ऐसी जगह पाया जाता है, ऐसी ऐसी जगह पाया जाता है। कहाँ? पानी वाले इलाके में पाया जाता है, जहाँ तालाब है, नदियां है, ये झीलें हो गई, ऐसे इलाकों में ये अमीबा पाया जाता है। अब देखना अमीबा में पोषण देखते हैं अपन। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, ये अपना भोजन कैसे करता है, पोषण की देखते हैं थोड़ा। अमीबा के बारे में एक क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अमीबा पोषण कैसे करता है? जैसे मान लो ये एक अमीबा है, ये इसका केंद्रक, ये इसका केंद्रक। अब यहाँ भोजन पड़ा है, ये कोई खाद्य पदार्थ या खाद्य कण हो गया, ठीक है। यहाँ भोजन पड़ा है, तो ये अपना भोजन कैसे करेगा? तो अपना भोजन कैसे करेगा? मैंने अभी बताई, अपने शरीर को कैसे भी ढाल सकता है। तो ये क्या करेगा? भोजन को घेर लेता है। ये अपना भोजन कैसे करता है? जैसे इसके आसपास कोई खाद्य कण पड़ा है, तो वो क्या करेगा? भोजन को चारों तरफ से घेर के अपने अंदर ले लेगा। क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा। कैसे? ये खाद्य कण हो गया, ये धीरे धीरे इसके पास आएगा, ये आ गया। ये इसने खाद्य कण को क्या किया? अंदर ले लिया। ये इसका खाद्य कण को क्या किया? अंदर ले लिया। तो अमीबा कुछ इस तरह भोजन अपना क्या करता है? ग्रहण करता है। उस पूरे भोजन को घेर कर अपने अंदर और समा लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। ये सब इसके अंदर क्या होती है? खाद्य रिक्तिकाएं, खाद्य रिक्तिकाएं। फटाफट डायग्राम बना दो कि अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां इसने क्या किया? यहां इसने क्या किया? यहां लिख दूं, भोजन को घेरने की प्रक्रिया। ये क्या करेगा? भोजन को, इसके अंदर पाकशाप होते हैं, जो पाकशाप की सहायता से भोजन को घेर लेता है। यहां भोजन को यहां मत लिखो, ये वो डायग्राम मिटा दो। यहां मेरे साथ साथ नोट करते जाना ताकि क्या आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखो वो क्या करेगा? पहले तो जो खाद्य कण होगा उसको क्या करेगा? घेरेगा, खाद्य कण को घेरेगा। क्या करेगा? घेरेगा, ठीक है। घेर के क्या करेगा?
उसको जटिल खाद्य जो कण है, जो जटिल कण है उसको सरल तोड़ देगा, उसको तोड़ के सरल कणों में बदल देगा। क्या करेगा? जो खाद्य पदार्थ है उसको तोड़ देगा टुकड़ों में, तोड़ के सरल कणों में और जो भोजन होगा उसको तो जो इम्पोर्टेंट जो खास जो काम के लायक जो पोषक तत्व होंगे वो तो उसको ग्रहण कर लेगा, और जो बचा हुआ अपच है, जो बचा हुआ अपच है उसको बाहर की ओर उत्सर्जन कर देगा। जैसे उसने भोजन को घेरा था वैसे ही वो अपच को भी बाहर की तरफ वापस उत्सर्जित कर देगा, बाहर की ओर फेंक देगा। जो मेन इंपॉर्टेंट खास जो उसके खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व होंगे उनको ग्रहण कर लेगा। ठीक है। और ये जो भोजन को जटिल कणों को सरल कणों में तोड़ता है वह खाद्य रिक्तिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? खाद्य रिक्तिका द्वारा। खाद्य रिक्तिका की सहायता से जटिल कण को क्या करेगा? सरल कण में तोड़ देगा। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट अपने को जो है पैरामीशियम थोड़ा देखना था कि जैसे अमीबा का एग्जाम्पल अपन ने देखा वैसे अपन पैरामीशियम में भी देखते हैं वह पोषण कैसे करता है। ठीक है, तो अपने चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि मेरे साथ जुड़े रहो, नेक्स्ट क्लास भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो फटाफट शेयर करो इस क्लास को और मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक था, थोड़ा पहले पैरामीशियम के बारे में देख लेते हैं। अमीबा के बारे में अपन ने कल देख लिया था, अमीबा की तरह ही पैरामीशियम है, अमीबा की तरह ही पैरामीशियम है। तो जो पैरामीशियम है ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो जो पैरामीशियम है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पक्षाप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पक्षाप पाए जाते हैं। मतलब ये मान लो पैरामीशियम है तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? पक्षाप पाए जाएंगे, पक्षाप या कूटपाद। तो ये इसके द्वारा क्या करता है? भोजन को अपनी तरफ ग्रहण कर लेता है। जैसे मैंने अमीबा के बारे में बताया था कि अमीबा क्या करता है? भोजन के कणों को घेर लेता है, घेर के अपने अंदर खींच लेता है। तो वैसे ये पक्षाप द्वारा भोजन को खींच लेते हैं और भोजन को खींच के उसको विशिष्टांश से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो बस पैरामीशियम के बारे में इतना ही है, आपके ज्यादा डिटेल नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये आपके ना अमीबा के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 2013 में आ रखा है। 2013 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि भोजन क्या होता है, भोजन क्या होता है, अमीबा में भोजन की प्रक्रिया समझाओ, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया समझाओ। ये 2013 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है आपके बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, अमीबा वाला तो क्लियर करना ही करना है, फिक्स है, ये क्वेश्चन आ रखा है, रिपीट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना मनुष्य में पोषण, नेक्स्ट हेडिंग डालना मनुष्य में पोषण। तैयारी शुरू कर दो भाई, जुलाई जा रहा है। मनुष्य में पोषण कम से कम 3-4 महीनों में कोर्स हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो तैयारी थोड़ी अपनी धांसू रखना, लेटे लेटे एसी में बैठे बैठे पढ़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालना मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है कुछ देखना, पहले अंतःग्रहण, पहला है अंतःग्रहण, क्या है? अंतःग्रहण। दूसरा है पाचन, दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण, तीसरा है अवशोषण। और चौथा है स्वांगीकरण, चौथा है स्वांगीकरण। ठीक है, तो ये पाचन की प्रक्रिया है, मनुष्य में पोषण की ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो। पहला हेडिंग डालना पाचन तंत्र, पहला हेडिंग डालना पाचन तंत्र।
पहला हेडिंग डाल दो पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र क्या होता है कि भोजन के अंदर जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा, विभिन्न एंजाइमों द्वारा, ठीक है, तोड़ना। जटिल कणों का सरल कणों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो लिखना पॉइंट, भोजन के अंदर जटिल पोषक पदार्थों का भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की सहायता से सरल पदार्थों में तोड़ना। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र कहलाएगा कि विभिन्न अपने शरीर में जितने एंजाइम है, जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उसके द्वारा जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र कहलाएगा। फटाफट नोट करो, बिल्कुल इजी है। पाचन सबको पता है क्या होता है। पाचन, भोजन को पचाना। कैसे पचाना? कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको अपन तोड़ते हैं, बहुत सारे एंजाइम इसमें काम आते हैं, इसमें थोड़ी प्रोसेस होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है। तो जो इस पूरे उसको तो कहते हैं पाचन तंत्र, लेकिन इस पूरे जो तंत्र होता है, इस पूरी प्रोसेस को, जो रासायनिक क्रियाएं हो रही है, जो एंजाइम मिल रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस, इस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो। जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट अब पाचन तंत्र की थोड़ी प्रोसेस देखते हैं। कहां से भोजन कहां जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में सबसे पहले आ गई आहार नाल। यहां से यहां तक की जो वो होती है, वो क्या होती है? आहार नाल होती है। क्या होती है? आहार नाल, जिसमें मुख, ग्रसिका, मेरे साथ साथ नोट करते जाना फटाफट। ग्रसिका, अमाशय, वहां लिख दूं क्या? यहां नहीं आ रहा है। आहार नाल, ये जो पूरी आहार नाल, ये आहार नाल के पार्ट है सब। मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और लास्ट में हो गया मलद्वार। ठीक है, ये पूरे क्या है? आहार नाल के पार्ट है। ये सब क्या है? आहार नाल के पार्ट है, जो भोजन को पचाने से लेकर उत्सर्जन तक काम आते हैं पूरे। ठीक है, अब लिखना मनुष्य में पाचन तंत्र। ये देखो, मैं बना के बता दूं।
ये तो हो गया अपना अमाशय, ये तो हो गया अपना अमाशय। ये हो गया अपना यकृत, ये हो गई अपनी बड़ी आंत, ये हो गई अपनी छोटी आंत। ये डायग्राम याद रखना है, बुक में बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ये डायग्राम फिक्स है, 100% ये पूछा जाता है डायग्राम का चित्र। ये हो गई ग्रसनी, ग्रशिका, ठीक है। और क्या बचा? फिलहाल तो यही है अपने। और ये हो गया मुख, हो गया ना ये सारे, ठीक है। ये सबसे नीचे मलद्वार, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो पूरा क्लियरली डायग्राम याद रखना है, फिक्स है। डायग्राम कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये डायग्राम का क्वेश्चन फिक्स से आ सकता है। तो पहला हेडिंग डालना मुख गुहा, पहला हेडिंग डालना मुख गुहा, पहला हेडिंग डालो मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या आते हैं? मुख गुहा में क्या क्या आते हैं तो लिखना, 3 पार्ट है मुख गुहा के। पहली हो गई जीवा, जीवा मतलब जिब, जीवा मतलब जिब। दूसरे हो गए दांत, जो भोजन को पचाने में काम आते हैं। तीसरे हो गए जबड़े, तीसरा हो गया जबड़े। अब देखो, जो जीवा होती है, जीवा मतलब जिब, जिब सबको पता है, जिब सबको पता है कहाँ होती है, ये जिब है, ठीक है। तो जिब का काम क्या होता है? मेन जिब भोजन को, मेन जो भोजन होता है, अपन जो भोजन करते हैं उसका क्या करवाती है? स्वाद का अनुभव करवाती है। क्या करवाती है? स्वाद का अनुभव करवाती है। मतलब जिब अपने को बजाएगी, जो भोजन है उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है उसका टेस्ट, वो भोजन का स्वाद बताती है। जीवा का क्या काम हो गया? भोजन का स्वाद बताएगी, ठीक है। दांत देखो, जो दांत होते हैं वो अपने 4 तरह के होते हैं, शायद नाम सुना हो तो। कृतनक, रदनक, चर्वणक, 4 तरह के होते हैं। और अग्रचर्वणक, 4 तरह के दांत होते हैं अपने। तो जो कर्तनक दांत होते हैं, जो कृतनक दांत होते हैं वो कुतरने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? कुतरने के काम आते हैं। रदनक जो दांत होते हैं वो चीरने फाड़ने में काम आते हैं, थोड़े तीखे होते हैं ये। और जो चर्वणक दांत होते हैं, चर्वणक और अचर्वणक दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने में काम आते हैं। सबसे लास्ट की साइड होते हैं जो भोजन को चबाने में काम आते हैं। कौन से? चर्वणक और अग्रचर्वणक दांत, ठीक है। 4 तरह के दांत होते हैं। जिब आ गई, दांत आ गए, जबड़े, जबड़े क्या होती है? मांसपेशियां होती है। जबड़े क्या होती है? मांसपेशियां होती है। जबड़े क्या? एक तरह से मांसपेशी है, जिसके अंदर दांत रहते हैं, दांत फिट रहते हैं जिसके अंदर, जबड़े के अंदर। और ये थोड़ी कठोर भी होती है ताकि दांत हिले ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना ग्रसनी, नेक्स्ट लिखना ग्रसनी, नेक्स्ट लिख दो ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी का क्या काम है? ग्रसनी के 3 तरह से डिवाइड होती है। मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, और तीसरी होती है अधोग्रसनी। अधोग्रसनी अपन जिसको बोलते हैं घाटी का ढक्कन, घाटी ढक्कन, जिसका नाम है एपिग्लोटिस, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। जो घाटी का जो ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। अब बताती हूँ एपिग्लोटिस का काम क्या है। जो मुख ग्रसनी होती है वो तो क्या करेगी? भोजन का अवशोषण करेगी, भोजन को अपने अंदर लेगी। मुख ग्रसनी का काम क्या है? भोजन को अपने अंदर लेगी। लेकिन नासा ग्रसनी का काम क्या है? नासा मतलब नाक, नाक मतलब श्वास को अंदर लेगी। नासा ग्रसनी का क्या काम है? सांस को अंदर लेगी। भोजन, मुख ग्रसनी का क्या काम है? भोजन को अपने अंदर ग्रहण करेगी, ठीक है। तो लिखना, इसका काम क्या है? भोजन को ग्रहण करना। नासाग्रसनी का काम क्या हो गया? श्वास को ग्रहण करना।
और एपिग्लोटिस का काम क्या हो गया, जो मुख ग्रसनी होती है और जो नासा ग्रसनी होती है उसके बीच में दीवार बन के रहता है, ताकि सांस, जो भोजन है वो सांस की नली में ना चला जाए। सांस की नली में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो एपिग्लोटिस का क्या काम होता है कि सांस की नली और मुख नली के बीच में दीवार बन के दीवार की तरह काम करता है, दोनों को अलग रखने का काम करता है, ताकि भोजन सांस की नली के अंदर प्रवेश ना करे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, मुख ग्रसनी व नासा ग्रसनी को, मुख ग्रसनी व नासा ग्रसनी को अलग रखने का क्या काम हो गया इसका, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी को क्या करेगा, अलग रखने का। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या काम करता है, नाम याद रखना, घाटी का जो ढक्कन होता है उसका नाम एपिग्लोटिस है। इसका काम क्या हो गया, मुख ग्रसनी को और नासा ग्रसनी को क्या करेगा, अलग अलग रखने का काम करेगा। तीसरा हेडिंग डालना, ग्रास नली या ग्रसिका। तीसरा हेडिंग डाल दो, ग्रसिका या ग्रास नली, ग्रसिका या ग्रास नली। हेडिंग डाल दो फटाफट, ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है, जो लास्ट में जाके कहाँ खुलती है, अमाशय के अंदर खुलती है। ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये कौन सी हो गई, ग्रास नली हो गई। ग्रास नली किसके अंदर खुलेगी, अमाशय के अंदर खुलेगी। किसके अंदर खुलेगी, जो ग्रास नली है वो किसके अंदर खुलेगी, अमाशय के अंदर खुलेगी। ठीक है, तो लिखना जो ग्रास नली है उदर गुहा के, उदर मतलब पेट, उदर गुहा के अमावस्या में खुलती है। कहाँ खुलती है, अमाशय के अंदर खुलती है, अमाशय में खुलती है। ठीक है, पॉइंट लिखो फटाफट। ये क्या होती है, थोड़ी संकरी होती है। यहां क्या होती है, थोड़ी संकरी होती है, संकरी होती है। प्लस इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक तो संकरी होगी थोड़ी, प्लस 25 सेंटीमीटर क्या होगी, लंबी होगी। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि जो भोजन है, भोजन को क्रमाकुंचन होता है इसके अंदर, थोड़ा क्रमाकुंचन कैसे मूवमेंट होता है, भोजन को नीचे की तरफ सिरकाने का काम करती है। अमाशय के अंदर या पेट के अंदर भोजन को डालने का काम करती है। यहां ये क्या करती है, भोजन को गति प्रदान करती है, मतलब भोजन को आगे सिरकाती है। क्या करती है, भोजन को गति प्रदान करती है, मतलब भोजन को ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ पेट के अंदर या अमाशय के अंदर डालने का काम करती है। और क्या करती है, इसके अंदर एक श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। श्लेष्मा ग्रंथि का काम क्या है, भोजन को थोड़ा लसलसा बनाती है। इसके श्लेष्मा ग्रंथि से लार निकलती है जो भोजन को क्या करती है, ये भोजन को लसलसा बनाती है। लसलसा मतलब लसलसा बनाती है, लार मिलती है। श्लेष्मा ग्रंथि से जो लार निकलती है वो भोजन में मिक्स हो जाती है, तो भोजन क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, लसलसा हो जाता है, थोड़ा लिक्विड टाइप हो जाता है, जो इजीली क्या हो जाता है, अमाशय के अंदर प्रवेश कर सके, इजीली अमाशय में जा सके। और ये क्या करती है, गति भी देती है भोजन को। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अमाशय। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अमाशय। अमाशय अमाशय भी तीन भाग, अमाशय के तीन भाग होते हैं। पहला होता है जठरागम, या फिर इसको कार्डिक भी बोलते हैं।
जठरागम हो गया, या फिर इसको कार्डिक बोल दो आप। सेकंड हो गया फंडस, तीसरा हो गया जठरा निर्गम, जठरा निर्गम भाग। ठीक है, 3 भाग होते हैं मनुष्य के। पहला हो गया जठरागम भाग हो गया, दूसरा हो गया फंडस क्षेत्र, तीसरा हो गया जठरा निर्गम भाग। तो जो इसके अंदर जो ग्रसिका प्रवेश करती है, इसके अंदर जो अमाशय के अंदर ही, जो अभी मैंने ग्रसिका के बारे में आपको बताया था कि वह उदर गुहा के अमाशय में प्रवेश करती है, तो किस भाग से करती है? जठरागम भाग से करती है। किस भाग से करती है? सबसे ऊपर वाला भाग है ये, तो इसी भाग से करेगी। तो इसके अंदर ग्रसिका प्रवेश करती है, ग्रसिका प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, इसी भाग के अंदर करेगी क्योंकि सबसे ऊपर वाला भाग है, तो जो ग्रसिका जुड़ रही है वो इसी से जुड़ रही है, इसी के अंदर से प्रवेश करती है। फंडस क्या करता है? फंडस क्या करता है? भोजन को अंतर्विष्ट करता है, अपने अंदर रखता है पचाने के लिए, अंतर्विष्ट करता है, अपने अंदर समा के रखता है, भोजन को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है ताकि भोजन को पच सके। और तीसरा जो भाग होता है, वो किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से। ये छोटी आंत से जुड़ता है। किससे जुड़ेगा? छोटी आंत से जुड़ता है, और जो भोजन को छोटी आंत के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। यहां से भोजन छोटी आंत के अंदर जाता है, यहां से भोजन छोटी आंत के अंदर जाता है। ठीक है, अमाशय कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जठरागम भाग, यहां से ग्रसिका इससे जुड़ेगी। ये हो गया अपना फंडस, और थर्ड वाला भाग हो गया जठरा निर्गम भाग। जठरा निर्गम भाग आगे किससे जुड़ता है? नीचे कौन है? छोटी आंत है, छोटी आंत से जाके जुड़ेगा। जो भोजन होगा वो यहाँ से ग्रसिका से आता हुआ छोटी आंत की तरफ जाएगा। छोटी आंत में भोजन किसके द्वारा प्रवेश करता है? जठरा निर्गम भाग द्वारा प्रवेश करता है। नोट करो ये लाइनें। और अमाशय के अंदर जो फंडस होता है, मैंने अभी बताया कि फंडस के अंदर भोजन इकट्ठा रहता है, फंडस के अंदर भोजन पड़ा रहता है। तो जो भोजन पड़ा रहेगा वो कितने घंटे पड़ा रहता है? कम से कम 3 से 4 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे फंडस के अंदर भोजन पड़ा रहता है, अमाशय के अंदर भोजन रहता है और पचता है। अब देखना कि भोजन पचता तो है। अब देखना जो भोजन पचता तो है, तो अमाशय के अंदर क्या क्या होता है? एक तो जठर रस प्रेजेंट होता है। किसके द्वारा भोजन पचता है? जठर रस, रेनिन, पेप्सिन, ये कुछ और HCl अम्ल, HCl जो जठर रस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, HCl अम्ल। तो इनके कुछ एंजाइम यहाँ प्रेजेंट रहते हैं जिसके द्वारा अमाशय में जो 3-4 घंटे भोजन पड़ा रहता है वो वहां पचता है। तो जठर रस क्या करता है? जठर रस तो भोजन में मिक्स हो जाता है। रेनिन का क्या काम है? रेनिन जो होता है एंजाइम है एक तरह का, ये क्या काम करता है अमाशय के अंदर? यह दूध को पचाने का काम करता है। इसका क्या काम है? दूध को पचाने का, दूध को पचाने का काम है इसका। ठीक है, दूसरा पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, और इस श्लेष्मा होती है एक, अमाशय के अंदर श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है वो क्या काम करती है? वही आहारनाल से जुड़ती है, वहां से श्लेष्मा ग्रंथि प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है? जो जठर रस के अंदर जो एसिड होता है, अम्ल होता है, जो जठर रस में जो HCl होता है, HCl से एक तरह का एसिड है, एक तरह का अम्ल है। तो अम्ल से
अमाशय की दीवारों की रक्षा करती है, दीवारों की रक्षा करती है। क्या करती है? क्योंकि एक तरह का एसिड है तो अमाशय की दीवारें क्या होती है? जलती है, जलन होती है। तो उससे क्या करती है? श्लेष्म ग्रंथि उससे रक्षा करती है, अमाशय की दीवारों की HCl से, जठर रस से। ठीक है, तो यहां तक अपनी क्लास अपन खत्म करते हैं। शायद आपको मैंने बहुत इजीली मैं आपको समझाया है और समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो एक बार फिर रिपीट कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, तो अपने अमाशय तक तो क्लियर कर ही लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरी क्लासेस में। अपनी क्लास को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले और मेरे साथ बने रहो। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, वो कमेंट में मैसेज कर देना कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। मैं वापस रिवाइज करूंगी तो अच्छे से उसको समझा दूंगी, रिपीट कर दूंगी एक बार अलग से क्लास लेके। ठीक है, कमेंट में मैसेज कर देना ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया है।